नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल। आज हम लोग पुनः बात करेंगे कफ दोष के निरूपण के बारे में। जैसा कि देख रहे होंगे, कफ दोष का निरूपण अर्थात कफ दोष के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने इससे पहले वात दोष और पित्त दोष की बात हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आइए अब लोग कफ दोष का विस्तृत व्याख्या करते हैं कि कफ दोष क्या है, उसके सामान्य निरूक्ति क्या है, उसके सामान्य स्वरूप या गुण क्या है, सामान्य स्थान क्या है और सामान्य कर्म के बारे में बात करेंगे। दूसरे लेक्चर में हम लोग उसके विशिष्ट जो कफ के 5 भेद होते हैं अर्थात उनके विशिष्ट कर्म के बारे में बात करेंगे, विशिष्ट स्थान के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कफ दोष। जैसा कि देखते हैं कि त्रिदोष की जब बात करते हैं, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ तीसरा नंबर पे कफ आता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो निरुक्ति की बात करेंगे। निरुक्ति इसका इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि निरुक्ति देखेंगे, यहाँ पर एक निरुक्ति है। पहला जो निरुक्ति है वो अमरकोश के अकॉर्डिंग है। अमरकोश एक तरह से संस्कृत डिक्शनरी है जिसमें कहीं न कहीं कफ दोष की निरुक्ति कुछ इस प्रकार से दी है। क्या दिया हुआ है? केन जलेन फलति इति कफ। इसको याद करना है, केन जलेन फलति इति कफ। इस निरुक्ति को पढ़ने से ऐसा लगता है कि जो कफ जो दोष है, जो कफ जो द्रव्य है, वो कहीं न कहीं इसकी ये डिराइव हुआ है जल से। तो कहीं न कहीं कफ का किससे निरुक्त हुआ है, किससे डिराइव हुआ है, तो उसको हम लोग देख रहे हैं जल से हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हैं, केन जलेन फलति इति कफ है, जिसमें कफ जो शब्द है, कफ शब्द में क का अर्थ होता है जल, फ का अर्थ होता है फलित होना। क का अर्थ क्या होता है? जल होता है, और फ का अर्थ क्या होता है? फलित होना होता है। इनका जो शाब्दिक अर्थ क्या सामने आया? अर्थात वह वस्तु जो पार्थिव व विशेषतः, अर्थात मतलब कि कफ क्या है कि वह वस्तु जो पार्थिव व विशेषतः जलीय तत्व के प्रभाव से, मतलब पार्थिव व विशेषतः स्पेसिफिक रूप से जलीय तत्व के प्रभाव से अनेक परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, उसे कफ कहते हैं। तो इस निरुक्ति का ये शाब्दिक अर्थ हुआ। उसके बाद देखेंगे कि आचार्य सुश्रुत ने बहुत ही सुंदर इसकी निरुक्ति दी है कि श्लिष आलिंगने धातु से माना है। कफ जो धातु की जो निरुक्ति है या व्युत्पत्ति है, श्लिष आलिंगने शब्द से उन्होंने कह दिया आचार्य सुश्रुत ने। यहाँ पर श्लिष आलिंगन जो धातु है, उसमें आलिंगन शब्द का जो अर्थ होता है, जैसा कि जानते हैं आलिंगन हम अपने बच्चे को, अपने छोटे भाई या माता को या पिता को, एक आलिंगन का मतलब होता है स्नेह, एक स्नेह हम लोग डेवलप करते हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ स्नेह होगा वहीं आलिंगन होगा। तो श्लिष आलिंगने धातु से बना हुआ, जिस आलिंगन का जो मीनिंग होता है संयोग करना या जोड़ना, संयोग करना या जोड़ना। दो भाई आपस में आलिंगन करते हैं, इसका मतलब कि आपस में संयोग करते हैं, जुड़ते हैं। तो देखेंगे इसका क्या मीनिंग है, सुश्रुत ने क्या अर्थ बताया है। अर्थात श्लेष्मा वह द्रव्य है। तो इस निरुक्ति से श्लिष आलिंगन धातु से बना हुआ है, जिसका आलिंगन का मतलब संयोग करना या जोड़ना है। यहाँ पर उसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आता है? अर्थात श्लेष्मा वह द्रव्य है, श्लेष्मा या कफ या बलास। कफ को हम लोग श्लेष्मा भी बोलते हैं और बलास भी बोलते हैं। तो श्लेष्मा वह द्रव्य है जो शरीर में 2 या 2 से अधिक सूक्ष्म या स्थूल अवयवों को जोड़े रखता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग का शरीर जो होता है, हम लोगों ने सडंग शरीर की बात किया, उस सडंग शरीर में अनेक प्रत्यंग की बात किया और हर एक प्रत्यंग कहीं न कहीं छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना हुआ है। उसी तरह से जो छोटे छोटे अवयव हैं शरीर में, वो किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वो द्रव्य होता है श्लेष्मा। अर्थात श्लेष्मा वह द्रव्य होता है जो शरीर में 2 या 2 से अधिक सूक्ष्म या स्थूल अवयवों को जोड़े रखता है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ स्पेसिफिक टर्म आया उसी श्लेष्मा से संबंधित, अर्थात कफ के लिए क्या दिया हुआ है? श्लेष्मा शरीर में ओज रूप होकर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उत्पन्न करता है। अर्थात यही श्लेष्मा अर्थात यही कफ जो होता है, कहीं न कहीं ओज के रूप में, ओज का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, ओज का मतलब जो होता है कि इम्यूनिटी, ओज का मतलब क्या होता है, हम लोग मॉडर्न में कोरिलेट करें तो इम्यूनिटी से कोरिलेट करते हैं, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी उत्पन्न करता है। इसका डिटेल वर्णन हम लोग आगे भी करेंगे। आचार्य चरक ने इसका बताया है क्लियर कट कि हम लोग प्राकृत कफ को ओज की संज्ञा दी है। प्राकृत कफ को, जो प्राकृत अवस्था में जो कफ होता है, उसको आचार्य चरक ने ओज की संज्ञा दी है। ओज का मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी की बात की है। फिर देखेंगे द्रव रूप कफ, अर्थात जो कफ का जो स्वरूप होता है,
कफ क्या है, कफ का जो स्वरूप है द्रव रूप में है। क्यों द्रव रूप में है? क्योंकि इसको उत्पत्ति किससे हो रही है, जल से हो रही है। केल जलेन फलति इति कफ, अर्थात जो कफ की निरुक्ति या व्युत्पत्ति या डिराइवेशन कहीं न कहीं द्रव जल रूप, जो द्रव रूप जो जल है उससे उत्पन्न हो रहा है। तो कफ रूप, द्रव रूप कफ शरीर के प्रत्येक अंश में विद्यमान रहता है। जैसा कि जानते हैं कि शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग में, हर एक अवयव के पास कहीं न कहीं ये द्रव रूप कफ उपस्थित रहता है। इसको हम लोग डिटेल जानते हैं। फिर देखेंगे जो शरीर में कफ होता है, जिस कफ की बात कर रहे हैं, जो शरीर में कफ होता है प्राकृत अवस्था में क्या होता है, स्थूल व सूक्ष्म रूप में होता है। अर्थात स्थूल का रूप का मतलब जहाँ पर हमें क्लियर कट प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, और सूक्ष्म रूप में क्या होता है कि उसके कार्यों के द्वारा हम लोग को पता चलता है। देखेंगे स्थूल रूप में जो शरीर में कफ होता है वो कहाँ पर स्थित होता है, आमाशय फुफ्फुस। आमाशय को हम लोग कोरिलेट करेंगे तो सिंपली स्टमक और उसके अपर पार्ट की बात करेंगे। फुफ्फुस का मतलब हम लोग बात करेंगे तो कहीं न कहीं लंग्स रीजन की बात करते हैं। हृदय की बात करते हैं मस्तिष्क और संधि में स्निग्ध गुरु पिछिल स्राव, अर्थात आमाशय फुफ्फुस हृदय मस्तिष्क संधि में जो स्राव, जो सिक्रीशंस होते हैं, आमाशय में जो स्राव होता है, जो सिक्रीशंस होते हैं, फुफ्फुस में जो स्राव होता है, हृदय मस्तिष्क संधि में जो स्निग्ध गुरु पिछिल स्राव होता है, उसको हम लोग स्थूल रूप में हम जानते हैं कि ये कफ है स्थूल रूप में शरीर में। सूक्ष्म रूप में देखेंगे तो स्निग्ध आदि गुणों से युक्त, अर्थात इन्हीं गुणों से युक्त जो ये स्राव हो रहा है, यही स्राव मतलब ये स्राव जो है अर्थात स्निग्ध गुरु पिछिल स्राव से युक्त जो द्रव्य है, स्निग्ध आदि गुणों से युक्त होकर उपापचय एवं संश्लेषणात्मक कर्म करने वाले द्रव्यों के रूप में देह परमाणु में उपस्थित रहता है। तो ये कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप में कफ की उपस्थिति मानी गई है। आइए अब देखते हैं कफ का स्वरूप कैसा है, कफ का स्वरूप या कफ के गुण कैसे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो कफ का स्वरूप एवं गुण, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने रेफरेंस दिया वाग्भट। वाग्भट का मतलब अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, दोनों लोगों ने एक ही श्लोक बोला है, स्निग्ध शीतो गुरु मंदह श्लक्षणो मृत्स्न स्थिर कफ। तो उन्होंने छोटे से शब्दों में, छोटे से श्लोक में कहीं न कहीं 3, 5, 6 शब्दों में इन्होंने कफ को डिफाइन कर दिया है, उसके गुणों की बात की है, उसके स्वरूप की बात किया। देखेंगे स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब होता है कि स्नेह, अर्थात स्निग्धता की बात करते हैं, अर्थात जो चिकनापन होता है स्निग्धता की वजह से होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि शरीर में जो एक जो स्निग्धता होती है, एक चिकनापन होता है, तो ये कहीं ना कहीं कफ धातु की वजह से होता है। शीत गुड़ की वजह से क्या होता है, ये जो शीत गुड़ है कफ का गुड़ है, इसी शीत गुड़ की वजह से व्यक्ति जो शीत सौम्य स्वभाव का होता है। और ऐसा देखा जाता है कि जो शीत प्रदेश में जो व्यक्ति रहते हैं बहुत ही बल्ले होते हैं, बलशाली होते हैं, उनकी आयु लंबी होती है। तो इस कफ गुड़ की, जो कफ का जो गुड़ शीत होता है, ये यहाँ पर कफ में शीत गुड़ पाया जाता है। गुरु को मतलब हैवी गुड़ होता है, साथ ही साथ देखेंगे मंद गुड़ है। और स्लक्ष का मतलब स्लिमी होता है। स्लिमी का मतलब होता है कि ये क्या करता है कि ये जो भी आशय होते हैं, चाहे आमाशय की बात करें, चाहे पक्वाशय की बात करें, चाहे हृदय की बात करें, चाहे मुख, चाहे फुफ्फुस की बात करें, उनको एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है। कहीं ना कहीं वहाँ पर डीजनरेटिव चेंजेस को स्लो करता है, अर्थात जो भी टिश्यू में जो डीजनरेशन होता है उनके रेट को कम करता है। ये स्लक्ष गुण की वजह से इसको स्लिमी बोलते हैं। देखेंगे मृत्स्न अर्थात स्टिकी नेचर होता है। मृत्स्न का मतलब होता है स्टिकी अर्थात चिपचिपा होता है। स्थिर और कफ, ये कफ के गुण हैं। आइए बात करते हैं आचार्य चरक ने कफ के क्या बोला है। अर्थात जो कफ होता है, गुरु होता है, शीत होता है, मृदु होता है, स्निग्ध होता है, मधुर, स्थिर, पिच्छिल होते हैं। जो कफ होता है ये कफ क्या होते हैं, गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छिल। श्लेष्मढ़ प्रशमम यान्ति, अर्थात जो कफ होता है ये इन गुणों से युक्त होता है, लेकिन इन गुणों से विपरीत अगर कोई द्रव्य का सेवन कर रहे हैं, अर्थात गुरु की तुलना में अगर लघु द्रव्य का सेवन कर रहे हैं, शीत की जगह पे उष्ण द्रव्य का सेवन कर रहे हैं, मृदु की जगह पे इसके जस्ट अपोजिट गुणों की तुलना अगर सेवन करेंगे तो श्लेष्मढ़ प्रशमम यान्ति विपरीत गुणे गुणा, अर्थात जो कफ के गुण बताए गए हैं इन गुणों के विपरीत अगर हम विपरीत गुणों के से युक्त द्रव्य का सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं कफ की में कमी आती है। अर्थात ये चिकित्सा सूत्र बता रहा है, अगर किसी व्यक्ति में
कफ दोष बढ़ा हुआ है, तो कफ दोष का देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर कफ दोष में कौन से गुण की वृद्धि हुई है। जिस कफ दोष के जिस गुण की वृद्धि हुई है उस गुण के विपरीत हम द्रव्य का सेवन कर लेंगे तो वो द्रव्य जो है, वो गुण जो है कम होगा, तो कहने का जो बढ़ा हुआ कफ है वो अपने साम्य अवस्था में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इसकी चिकित्सा सूत्र या सिंपली चिकित्सा के रूप में उन्होंने दे दिया, अर्थात इसने स्वरूप और गुण के बारे में बात किया। अब आइए बात करते हैं हम लोग कफ के सामान्य स्थान के बारे में बात करेंगे। तो कफ का सामान्य स्थान हम लोगों ने बात भी किया था। अगर इन जनरल बॉडी में बात करें तो हम लोगों ने बात किया था कि नाभि और हृदय के बीच में पित्त होता है, नाभि के नीचे वात का स्थान है, और हृदय के ऊपर, हृदय का मतलब चेस्ट रीजन, हृदय का मतलब चेस्ट रीजन अर्थात थोरेसिक रीजन के साथ साथ जो अपर पार्ट है, पूरा कौन सा पार्ट है, कफ का स्थान है। तो हम लोग देखेंगे उरह कंठ सिरः क्लोम पर्वण अमाशयो रसः मेदो घ्राणम च जिह्वा च कफस सूत्राम उर। अर्थात कि अष्टांग हृदय ने जो कफ का स्थान बताया है वो क्या क्या बताया, उरह अर्थात थोरेसिक रीजन, कंठ अर्थात ये कंठ प्रदेश अर्थात ग्रीवा में जो कंठ नाड़ी होती है, और सिर का मतलब हेड रीजन हो गया। क्लोम का यहाँ जो मीनिंग है, यहाँ पर कुछ लोगों ने पैंक्रियाज लिया है, कुछ लोगों ने इसका अर्थ जो पैंक्रियाज लिया है, पैंक्रियाज लिया है, ठीक है। वैसे हम लोगों ने क्लोम पे प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाके सर्च करेंगे क्लोम का डिस्कशन, हम लोगों ने 5 से 7 मिनट का एक वीडियो है, पूरा क्लियर पड़ जाएगा क्लोम को लोगों ने कौन से आचार्य ने क्या संज्ञा दी है, क्यों कहा है। तो यहाँ पर देखेंगे क्लोम अर्थात यहाँ पैंक्रियाज कहा है। साथ ही साथ देखिए पर्वण मतलब हो जाएगा जो भी ज्वाइंट्स की बात कर रहा है, साथ ही साथ आमाशय और आमाशय में स्थित जो रस होता है कहीं न कहीं ये कफ का स्थान है। साथ ही साथ देखेंगे मेद क्या होता है, मेद में जो चिकनापन होता है, तो कहीं न कहीं जो कफ का जो गुण था, कफ का गुण श्लेष्म था, वो कहीं न कहीं कफ और जो मेद होते हैं वो कहीं न कहीं एक दूसरे से समान गुणधर्मी होने की वजह से ये स्थान कफ का मेद भी है। घ्राण का मतलब नासा प्रदेश, जिह्वा है, ये कहीं न कहीं कफ के स्थान बोले गए हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो स्थान बताए गए हैं ये कहीं न कहीं मैक्सिमम स्थान क्या है, हृदय उरह प्रदेश या उसके ऊपर है, कुछ इस तरह की बातें बताई गई है। अब देखेंगे अष्टांग संग्रह ने क्या बताया है कफ के स्थान के बारे में। उरह कंठ सिरः, उर है अर्थात थोरेसिक रीजन है, कंठ अर्थात जो कंठ नाड़ी अर्थात रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सिर अर्थात हेड रीजन, क्लोम है तो कहीं का पैंक्रियाज है, पर्वण अमाशय अर्थात आपका ये ज्वाइंट्स हो गया, पर्व मतलब ज्वाइंट्स हो गया, आमाशय रसो मेदो घ्राण रसनम च श्लेष्म स्थानानि अत्रापि उरु विशेषेण स्थानम। तो यहाँ पर क्लियर कट अष्टांग संग्रह ने कहा है कि ये तो सामान्य स्थान बता दिए गए हैं, लेकिन उर जो होता है कफ का विशेष स्थान होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे उर कफ का विशेष स्थान बोला है, उर मतलब थोरेसिक रीजन। क्यों विशेष स्थान होता है हम लोग देखते हैं, जब कभी भी इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया हो जाता है या कफ रीजन आता है, तो जैसे बहुत खांसी आती है तो उस कंडीशंस में बलगम या म्यूकस ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट होता है, तो उस पर इसलिए इसको बोला गया है अत्रापि उरो विशेषण स्थानम, अर्थात कफ का विशेष स्थान उर माना गया है अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग। आइए बात करते हैं चरक ने क्या बताया है कफ के स्थान के बारे में, कि उन्होंने क्या किया, उरह शिरोग्रीवा, तो उन्होंने भी क्लियर कट कहा है कि उरह था थोरेसिक रीजन है, शिरोग्रीवा परवाड़े अमाशयो में 10 श्लेष्म स्थानानि, ये कहीं कहीं श्लेष्मा अर्थात कफ के स्थान है, तत्रापि उस उड़ो विशेषेण श्लेष्म स्थानम। तो आचार्य चरक ने भी कफ का जो विशेष स्थान उर अर्थात थोरेसिक रीजन को ही माना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्लियर हो जाती है। आइए देखते हैं अब इसके कर्म के बारे में, अर्थात कफ का जो कर्म होता है, तो कर्म हम लोगों ने पहले चीज़ें इसको नियुक्ति से उसके जो मीनिंग था उसको समझा, कहीं ना कहीं उसका कोरिलेशन यहाँ पर आएगा। कर्म क्या है, श्लेष्मा, तो अष्टांग हृदय ने क्या इसकी कर्म के बारे में कहा है, श्लेष्मा स्थिरत्वम, अर्थात जो श्लेष्मा अर्थात कफ धातु है क्या करता है, स्थिरता लाता है। क्यों स्थिरता लाएगा, क्योंकि गुरु गुण होता है। स्निग्धत्व, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्निग्ध गुण की वजह से इसमें स्निग्धत्व होता है, चिकनापन होता है। संधि बंधनम, संधि बंधनम का मतलब क्या होता है, कह रहा है ना कि एक अवयव को दूसरे अवयव से जोड़े रखने का काम करता है, अर्थात एक बोन को दूसरे बोन को ज्वाइंट करने का काम भी क्या करता है, ये संधि बंधन इसको कहते हैं। और क्षमा, तो ये दूसरे के प्रति क्षमा का भी कार्य करता है, अर्थात इसको क्षमा की भी प्रकृति कफ गुण की वजह से होती है। उसके बाद देखेंगे
कि ये अष्टांग हृदय ने बोला है, जबकि चरक ने क्या बोला है, कुछ इसी तरह से देखेंगे। स्नेहो बंध स्थिरत्वम च गौरवम वृषता बलम, अर्थात स्नेह, बंधन, स्थिरत्वम, गौरव अर्थात गुरुता, वृषता अर्थात और बल, कहीं न कहीं बल भी कहीं न कहीं कफ दोष की वजह से ही है। क्षमा धृतिर लोभश्च, क्षमा धृतिर और लोभश्च अर्थात क्षमा मतलब दूसरे को क्षमा कर देना, धृतिर अर्थात बुद्धि, अलोभस्य अर्थात लोभ न करना, अलोभस्य ध्यान दीजिएगा, लोभस्य नहीं है यहाँ पे, अलोभस्य अर्थात लोभ न करना, लालच न करना। कफ कर्म अविकारजम, ये किसके कर्म है, प्राकृत कर्म, कफ के कर्म है, तो यहाँ पर कफ कर्म अविकारजम है, अर्थात प्राकृत कफ के ये कर्म बोले गए हैं अकॉर्डिंग टू चरक। उसके बाद देखेंगे आचार्य चरक ने बहुत ही सुंदर से एक युक्ति बताई, एक उपमा दी है कि प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा, अर्थात जो प्राकृत कफ है, प्राकृत कफ को उन्होंने बल की संज्ञा दी है। प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा, प्राकृतस्तु श्लेष्मा जो होता है वो बल होता है, प्राकृत जो नेचुरल अवस्था में जो बल, जो कफ या श्लेष्मा, उसको उन्होंने बल की उपमा दी है। और विकृतो मलम उच्यते, जो विकृत रूप में जो कफ होता है उसको मल की संज्ञा दी है। विकृतो मलम उच्यते, तो विकृतो मलम उच्यते, प्राकृत रूप में जो कफ होता है, श्लेष्मा होता है, उसको हम लोग बल की संज्ञा देते हैं, अर्थात प्राकृत श्लेष्मा या कफ ही बल है, और विकृत जो श्लेष्मा या मल क्या है, वो मल है। विकृत श्लेष्मा या विकृत कफ क्या है, मल है। अब देखते हैं सहचय एवं स्मृत, अर्थात प्राकृत जो कफ थी या श्लेष्मा थी जिसको बल कहते हैं, उसी को हम लोग ओज भी कह रहे हैं। सचैव ओजय स्मृत, अर्थात प्राकृत जो श्लेष्मा थी जिसको बल की संज्ञा दिया था, उसी को हम लोग प्राकृत श्लेष्मा को भी ओज की संज्ञा दे रहे हैं। वही ओज हम लोग को बल प्रोवाइड करता है, और अर्थात इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बीमारियों को, रोग प्रतिरोधक क्षमता लाता है बीमारियों के प्रति। साथ ही साथ क्या है, काये चस पापमो उपदिश्यते, अर्थात पापमो अर्थात जो विकृत जो कफ या श्लेष्मा है उसको हम लोगों ने पाप बोला है। पापमो मतलब पाप है। प्राकृत श्लेष्मा को उन्होंने बल और ओज कहा है, विकृत श्लेष्मा को उन्होंने मल और पाप बोला है। तो हम लोगों ने कहा था कि जो शरीर में श्लेष्मा शरीर में ओज रूप में होकर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर चरक ने क्लियर कट कह दिया। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने कफ का जो एक सामान्य से निरुक्ति के बारे में, कफ का सामान्य स्थान के बारे में, कफ का सामान्य गुण स्वरूप के बारे में, और कफ का एक जो सामान्य कर्म है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब इसका विशिष्ट हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, अर्थात नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे। पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।